हेलो दोस्तों, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग के बीच ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी तरह के एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव, तो उसमें यह बहुत अच्छा साबित होगी। तो आज का टॉपिक है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, यानी कि मगध राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आपने पढ़ा है कि एक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, ध्यान रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हमारा भारत जो था 16 महाजनपदों में डिवाइड था, जिसकी जानकारी हम लोग के बौद्ध ग्रंथ एक अंगुत्तर निकाय है, उसी में इसकी जानकारी मिलती है कि उस जमाना में भारत जो था 16 महाजनपदों में डिवाइड था। तो उसी में एक राज्य था जिसका नाम था आपको मगध, जो कि आज के डेट में अगर आप मगध को देखेंगे तो यह बिहार में पटना से लेकर गया तक के क्षेत्र को मगध कहलाता था, जो कि उस जमाना का सबसे शक्तिशाली राज्य होता था। तो इस मगध में कहा गया है कि बृहदर्थ नाम के एक व्यक्ति हैं जिन्होंने, यह ध्यान रखेंगे, बृहदर्थ नाम के एक व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पुराना, यानी कि सबसे पहला मगध एरिया में सबसे पहला उन्होंने वंश का स्थापना किया बृहदर्थ ने। इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी गिरिब्रज, जिसे हम लोग राजगृह भी कहते हैं या राजगीर भी कहते हैं, यह ध्यान रखेंगे। अब यह बृहदर्थ जो थे, इन्हीं का आगे चलकर जरासंध आप सुनेंगे कि जरासंध नाम का व्यक्ति जो था वो बृहदर्थ का पुत्र था। तो यह जरासंध नाम का व्यक्ति बृहदर्थ का पुत्र था। उसके बाद कहते हैं कि आगे चलकर इसी मगध पर, जो कि उस जमाना का सबसे शक्तिशाली राज्य कहलाता था, जो कि पटना से लेकर गया तक के क्षेत्र में यह है, तो इसी वंश पर, मगध राज्य में ही आपको एक हर्यक वंश की शुरुआत होती है। कहा जाता है कि हर्यक वंश की शुरुआत जो है ये बिंबिसार के द्वारा की जाती है, और बिंबिसार नाम का जो राजा होते हैं वो 544 ईसा पूर्व में इस गद्दी पर बैठते हैं, यानी कि मगध का गद्दी पर, मगध को अपने राज्य में कंट्रोल करते हैं बिंबिसार। इस तरह से बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में वो गद्दी पर बैठते हैं। और कहा जाता है कि यह गद्दी पर बैठने के बाद यह क्या करते हैं, बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हैं, यानी कि ये महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। और इनके दरबार में इन्होंने आगे चलकर क्या किया, इनका एक ब्रह्मादत्त राजा था और इनके बगल में एक अंग राज्य पड़ता है, जो कि आप देखेंगे कि अंग राज्य की राजधानी थी चंपा, और आज के डेट में यह अंग राज्य जो है वो भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र कहलाता था। अंग राज्य, ध्यान रखेंगे, भागलपुर और मुंगेर, तो वहाँ के राजा थे ब्रह्मादत्त। तो बिंबिसार जी ने क्या किया, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने अंगराज के राजा ब्रह्मादत्त को हराया, उनसे युद्ध लड़ी, और उस युद्ध में यह ब्रह्मादत्त की मृत्यु हो गई, और यह अंगराज को, अंग जो है राज्य, इसको इन्होंने यानी कि हर्यक वंश के जो संस्थापक बिंबिसार, इन्होंने अपने राज्य में इंक्लूड किया। इस तरह से इन्होंने अपने राज्य का विस्तार किया। आगे चलकर कहा जाता है इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो राजगृह, जिसे राजगृह कहिए या गिरिब्रिज कहिए या राजगीर कहिए, तीनों एक ही है। तो राजधानी सेम ही रहने दिए जो पहले से बृहदर्थ के समय का था। और इस तरह से इन्होंने 52 साल तक शासन किया, ध्यान रखेंगे, 52 साल तक शासन किया। और कहा जाता है कि इनके दरबार में एक जीवक नामक डॉक्टर साहब रहते थे, जिसे राजवैद्य कहा जाता है। और ये इतने ज्ञानी आदमी थे कि इन्हीं के समय में एक बार महात्मा बुद्ध बीमार पड़े, जबकि यह आपने पढ़ा कि बिंबिसार जो राजा है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किए हुए थे। तो इन्हीं के समय में एक बार महात्मा बुद्ध जो है बीमार पड़े, तो महात्मा बुद्ध की सेवा करने के लिए, उनके इलाज करने के लिए इन्होंने अपने जो राजवैद्य था जीवक, उन्होंने उनको भेजा था। तो ये ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछता है। दूसरा कहा जाता है कि इनका एक पड़ोसी राजा था जिसका नाम था राजा प्रघोत, ध्यान रखेंगे, राजा प्रघोत। तो कहा जाता है कि राजा प्रघोत भी बेचारे पांडु रोग, कौन सा रोग, तो पांडु, तो पांडु रोग से यह राजा प्रघोत जो थे बीमार थे। तो इस कारण से इन्होंने फिर अपना यह जो डॉक्टर हैं जीवक, उन्होंने उनको भेजा कि जाओ उनका सेवा करो। इस तरह से राजा प्रघोत की उन्होंने सेवा की, जीवक ने, और उनको जिला दिया। अब बात करते हैं कि इन्होंने जो 52 साल तक शासन किया, तो इन्होंने किस तरह से शासन किया, और अपने समय में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य का विस्तार किया। तो वैवाहिक संबंध का मतलब है कि इन्होंने सबसे पहले देखा कि इनकी एक इच्छाएं थी कि किस तरह से हम अपने साम्राज्य का और विकास कर सके और हम अपना जमीन को आगे बढ़ा सके। तो इन्होंने कुछ तो युद्ध लड़ा और उसके बाद उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित की। एग्जाम में पूछा जाता है
कि वो कौन सा राजा था जिन्होंने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए वैवाहिक संबंध के स्थापित की, तो आपको याद रहना चाहिए वो है आपका बिंबिसार। यहाँ पर एक बिंदुसार भी वर्ड आता है, तो बिंदुसार आपको याद नहीं रखना है, बिंबिसार याद रखना है, ध्यान रखना है। तो वैवाहिक संबंध का मतलब है इन्होंने शादियां किया, यानी कि यह राजा है जो है बिंबिसार 3 शादी किए। तो कहा जाता है कि सबसे पहला जो शादी किए वो महाकोसला नाम की महिला से, जो कि महाकोसला जो है कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी। ध्यान रखेंगे, यह सबसे पहली पत्नी थी आपको महाकोसला, जो कि कौशल एक जगह है वहाँ की ही यह राजकुमारी थी, और यह प्रसेनजीत की नाम के यह बेटी थी महाकोसला। तो आज के डेट में जो महाकोसला है वो यूपी में पड़ता है, जो कि उस जमाना में महाकोसला की राजधानी थी श्रावस्ती। ध्यान रखेंगे, श्रावस्ती, जो कि यह पड़ता है आज के डेट में फैजाबाद, उसके अलावा गोंडा और बहराइच। फैजाबाद, गोंडा और बहराइच ये तीनों जो है यूपी में पड़ता है। तो उस जमाना में कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। तो इन्होंने देखा कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए इन्होंने सबसे पहले महाकोसला से शादी की। दूसरा इन्होंने शादी किया चेलना नामक महिला से, जो कि वैशाली की राजकुमारी थी। तो कहा जाता है कि आज के डेट में जो पहले जमाना में वज्जी एक राज्य थे जिसकी राजधानी थी वैशाली कहिए या विदेह कहिए या मिथिला कहिए। तो आज के डेट में वो जो वैशाली है वो आपको मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास के क्षेत्र कहलाते थे। तो इस तरह से इन्होंने यह जो चेलना राजकुमारी थी वो चेटक की पुत्री थी, चेटक नाम के राजा की पुत्री थी, और चेटक जो थे वो वैशाली के राजा थे। तो इन्होंने देखा बिंबिसार ने कि इनसे इनकी बेटी से इन्होंने शादी कर लिया, और इस तरह से उनका जो राज्य है वो और आगे बढ़ गया। और उसका तीसरा इन्होंने शादी किया छेमा से। छेमा नाम की राजकुमारी है, जो कि आज के डेट में ये पंजाब कहलाता है, पहले उसे मद्र कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं, तो इन्होंने 3 शादी इसलिए की क्योंकि ये अपने राज्य का विस्तार कर सके। अब यह स्वाभाविक सी बात है कि 3 शादियां किया तो तीनों से तो इनके बच्चे होंगे, और तीनों बच्चे तो आगे चलकर जब ये बिंबिसार वृद्धा हुए तो आगे चलकर तीनों राजकुमारी से जो बच्चे हुए तो वो राजा कौन बनेगा, इसके लिए वो आपस में उन लोग के बच्चे लोग लड़ना शुरू कर दिए, जिसका फायदा उठाया आपको अजातशत्रु नाम के व्यक्ति ने। और अजातशत्रु नाम के व्यक्ति ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दिया। ध्यान रखेंगे, अपने पिता की हत्या कर दिया, इसीलिए इसे प्रीति हंता कहा जाता है। तो आप गौर करेंगे कि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करने के बाद वो गद्दी पर बैठा, क्योंकि इनके पिता ने 3 शादी कर रखी थी और तीनों से बच्चे थे, और तीनों चाहते थे कि हम राजा बने तो हम राजा बने। तो इसी चक्कर में अजातशत्रु ने क्या किया, अपने पिता की हत्या कर दिया, यानी कि बिंबिसार की हत्या करने के बाद वह गद्दी पर बैठता है। अब यहाँ ध्यान रखेंगे कि अजातशत्रु जो है वो 493 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है, और इसका एक उपनाम है, अजातशत्रु को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है कुनिक। तो आप ध्यान रखें कि कुनिक के नाम से कौन जाना जाता है, तो अजातशत्रु। अब ये देखेंगे कि अजातशत्रु जो है शुरू में जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म को मानने लगा। और आप गौर करेंगे कि बौद्ध धर्म का सबसे पहला बौद्ध संगीति जो है 483 ईसा पूर्व में, वो भी आपको कहाँ हुआ था, राजगीर में। और राजगीर में किस राजा के समय में हुआ था, तो अजातशत्रु के समय में। इसका मतलब है कि अजातशत्रु जो थे वो पहले जैन धर्म को माने थे कुछ दिन के लिए, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म को माने, और इन्हीं के समय में बौद्ध धर्म का प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुई थी। तो इस तरह से यह जो थे अजातशत्रु जो है 32 साल तक शासन किए, और आगे चलकर कहा जाता है कि अजातशत्रु के एक मंत्री थे जिनका नाम था बर्षकार। ध्यान रखेंगे, अजातशत्रु के मंत्री कहिए, सलाहकार कहिए, जो कि बहुत ही नजदीकी आदमी थे। तो इन्होंने बर्षकार ने क्या किया, अजातशत्रु को एक मतलब आइडिया दिया कि आप अपने जो राज्य है उसका आप आगे डेवलपमेंट कैसे करेंगे। तो यह अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर बिंबिसार की 3 पत्नी थी, महाकोसला, चेलना और छेमा। अब तीनों में से किसी एक ही माँ होगी अजातशत्रु को, तो 2 तो अलग अलग होगी। तो इसीलिए अब यह अजातशत्रु तो राजा बना, लेकिन यह 2 महिला जो है जिसका अजातशत्रु बेटा नहीं, तो वो तो इसका विरोध करेगी। तो वही आगे चलकर यह अजातशत्रु को अपनी सौतेली माँ लोग का विरोध करना
सहना पड़ रहा था। तो इसी में वर्षकार नाम के जो इनका मंत्री था, सलाहकार था, इन्होंने इनको कहा कि आप जो है वैशाली पर हमला कीजिए, क्योंकि वो पटना के इस पार, गंगा के इस पार मात्र वैशाली है। आप जब फिगर देखेंगे तो ये मान लीजिए कि बीच में ये गंगा जी है और गंगा के उस पार है पटना और इस पार है आपका वैशाली जिला। तो आप देखेंगे कि यह पटना से यह वैशाली गंगा को बस पार करके आना है और हमला कर देना है। तो इस तरह से इन्होंने यह अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर, यानी कि अपने नानी घर, मतलब चचेरा नानी घर के यहाँ उन्होंने अपना हमला किया और इस तरह से अपने दुश्मन को खामोश किया। लेकिन आगे चलकर आप देखेंगे कि अजातशत्रु को आगे चलकर इनका खुद का बेटा जो कि उदयन, ध्यान रखेंगे, इनका खुद का बेटा उदयन जो है अपने पिता की हत्या कर देता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि अजातशत्रु जब राजा बने तो इन्होंने अपने पिता की हत्या किया और अजातशत्रु को उनका बेटा यानी कि उदयन ने अपने पिता की हत्या किया। तो इस तरह से गद्दी के लालच में एक दूसरे की ये लोग हत्या करते चले गए और आगे चलकर उदयन नाम का राजा अगला अजातशत्रु के बाद राजा बनता है। तो इसमें कहा गया है कि उदयन जो है वो 461 ईसा पूर्व में अपने पिताजी की हत्या कर देता है और अजातशत्रु जो है इस तरह से ये 32 साल तक ये शासन करते हैं। और बिंबिसार जो है यह आपको यहाँ देखेंगे कि यह 52 साल तक यह शासन करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ 52 साल है, यह 32 साल है। अब जब उदयन जो अपने पिता की हत्या 461 ईसा पूर्व में कर दिए, उसके बाद यह मगध के अगला राजा होते हैं। तो कहा जाता है कि उदयन जब राजा बने तो यह भी क्या किए, सबसे पहले इन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा, जैन धर्म को स्वीकारा और आगे चलकर सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पाटिल ग्राम की स्थापना की, यानी कि इन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की और अपनी राजधानी जो है वो, जो शुरू से ही आपने देखा है कि शुरू से गिरी ब्रिज कहिए या राजगिरी कहिए, वो जो राजधानी हो रही थी शुरू से, उस राजधानी को इन्होंने उदयन ने चेंज कर दिया, यानी कि इन्होंने राजधानी पाटिल ग्राम को स्थापित करने के बाद इन्होंने राजगृह से राजधानी पाटलिपुत्र ले आया। किसने? उदयन ने। और ध्यान रखें कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना भी इन्होंने किया है। अब यह उदयन जो था इस वंश का अंतिम राजा हुआ। यह उदयन, ध्यान रखेंगे, अंतिम राजा तो नहीं कहिए, इसके बाद यानी कि उदयन के बाद जो है नागदशक राजा बना, जो कि नागदशक के पिता थे उदयन। तो ध्यान रखेंगे कि पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया? उदयन ने किया। और उदयन के बाद अगला राजा कौन बना? तो नागदशक। तो नागदशक इस तरह से यह हर्यक वंश का, याद रखेंगे, यह हर्यक वंश का अंतिम राजा हुआ, तो वो हुआ नागदशक। और कहा जाता है कि नागदशक का एक मंत्री था, अमात्य था, जिसे आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं। तो इसका बहुत करीबी आदमी था जिसका नाम था शिशुनाग। और शिशुनाग ने क्या किया, इस नागदशक जो यह हर्यक वंश का अंतिम राजा है, इसकी इन्होंने हत्या कर दिया। तो शिशुनाग ने नागदशक नाम के व्यक्ति की हत्या कर दिया 412 ईसा पूर्व में। इन्होंने इस मगध साम्राज्य पर एक नया वंश की शुरुआत की। अपने ही नाम पर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना इन्होंने किया। तो इस तरह से आपने देखा कि मगध पर अब ये एक तरह का तीसरा वंश आ रहा है। पहला जो वंश था वो बृहदर्थ का था, दूसरा वंश आया हर्यक वंश, अब यह तीसरा वंश आ रहा है शिशुनाग वंश। तो ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से हर्यक वंश के अंतिम राजा जो थे नागदशक, उनकी हत्या इनका खुद का मंत्री अमात्य शिशुनाग ने हत्या कर दिया और इसी जमीन पर अपना वंश का शुरुआत किया, जिसका नाम पड़ा शिशुनाग वंश। अब यह शिशुनाग ने क्या किया, अपने नाम पर शिशुनाग वंश की स्थापना किया और इन्होंने राजधानी को चेंज कर दिया। अब यहाँ गौर करेंगे कि राजधानी चेंज कैसे हो रही है। आपने देखा कि जब बृहदर्थ राजा थे तो उस समय राजधानी गिरिब्रज था या राजगीर ही था। लेकिन जब हर्यक वंश का नया राजा आया उदयन, तो उन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र ले आया। फिर शिशुनाग ने क्या किया, राजधानी पाटलिपुत्र से ले आया वैशाली। ये ध्यान रखेंगे। अब यह राजधानी पाटलिपुत्र से कहाँ गया? वैशाली। तो इन्होंने वैशाली लाया कि गंगा के ए पार, आप देख लीजिए गंगा के इस पार वैशाली और उस पर पटना है। तो इस तरह से आपको इन्होंने वैशाली को राजधानी लाया। इसके बाद कहा जाता है शिशुनाग के बाद उसका जो अगला बेटा है, पुत्र है, कालाशोक। यह कालाशोक अगला किंग बना शिशुनाग वंश का।
तो कालाशोक ने क्या किया, अपने समय में एक बौद्ध संगीति करवाया, क्योंकि यह भी बौद्ध धर्म को मानता था। तो यह आप पढ़ेंगे कि बौद्ध संगीति, यह तीसरा बौद्ध संगीति जो है, आप सॉरी माफ कीजिएगा, पहला जो है आपको वहां पर राजगीर में है, दूसरा बौद्ध संगीति जो है वो आपको वैशाली में है, और तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में है, और चौथा बौद्ध संगीति आपको जम्मू कश्मीर के कुंडलवन में है। तो दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ वो आपको वैशाली में हुआ। तो वैशाली में उस समय राजधानी था, तो इसीलिए कालाशोक के समय में दूसरा बौद्ध संगीति हुआ। लेकिन उसके बाद कालाशोक ने क्या किया, अपना बौद्ध संगीति को उन्होंने मतलब वैशाली जो करवाया था, उसके वैशाली के बाद इन्होंने फिर से पाटलिपुत्र को राजधानी में चेंज कर दिया। मतलब यहाँ यह आपको सीखने को मिला कि कालाशोक के जो पिता थे शिशुनाग जो थे, वो राजधानी लाए थे वैशाली। उसके बाद कालाशोक ने क्या किया, फिर वैशाली से राजधानी लेकर चले गए पाटलिपुत्र, पटना, जो पहले उदयन ने स्थापित किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब कहा जाता है कि यह शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा हुआ, जिसका नाम है आपको नंदीवर्धन, गौर करेंगे नंदीवर्धन। तो शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन जो थे, इस नंदीवर्धन की आगे चलकर कहा जाता है कि इस वंश का अंतिम राजा हुआ शिशुनाग वंश का, और इसके बाद एक नया वंश आया शिशुनाग वंश के बाद, नंद वंश। तो ध्यान रखेंगे कि नंद वंश के संस्थापक, यहाँ आप गौर करेंगे कि इस पर अब कौन सा चौथा वंश आ रहा है, मगध पर। तो मगध पर सबसे पहला वंश था आपको वीरदर्थ वाला, दूसरा आया हर्यक वंश, तीसरा आया आपको शिशुनाग वंश, और यह चौथा है नंद वंश। कहा जाता है कि महापद्म नंद नाम के व्यक्ति जो थे, वो नंद वंश की स्थापना किए, और उन्होंने अपने समय में इसका विस्तार किए, बहुत ही मजबूत किए अपने एरिया को। और आगे चलकर इस वंश का अंतिम राजा होता है धनानंद। तो कहा जाता है धनानंद अपने जमाना का सबसे पावरफुल राजा था, और इसी के समय में सिकंदर भी भारत पर हमला किया था। लेकिन आप पढ़ेंगे कि सिकंदर और पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे ही लड़ाई हुई, और वहीं से सिकंदर लौट भी गया, इंडिया आगे नहीं बढ़ा, जिस कारण से धनानंद का राज्य सुरक्षित रहा। लेकिन कहा जाता है धनानंद जो था एक तरह का अत्याचारी टाइप का आदमी था, वो किसी की बात नहीं सुनता था। तो इसीलिए चाणक्य जी ने इनको एक बार समझाया भी था धनानंद को कि आप अपने राज्य का सुरक्षा करें, क्योंकि बाहर से विदेशी आदमी लोग आ रहे हैं, जैसे सिकंदर उसी समय आ रहे थे। तो इन्होंने आगाह भी किया था धनानंद को, चाणक्य जी ने, जिसे चाणक्य को कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। तो यही चाणक्य जी का इन्होंने धनानंद ने अपमान करके दरबार से भगा दिया। तो आगे चलकर कहा जाता है कि चाणक्य जी जो थे, यह आपको आगे चलकर एक लड़का को सारा बुद्धि विवेक ज्ञान सारा चीज उसको सिखाएं, और इसके विरुद्ध में उसको खड़ा किए धनानंद को। तो धनानंद को जो खड़ा किए तो वो लड़का था चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया, इस पूरे सैनिक के साथ आया और धनानंद को हराया, और हराने के बाद इस मगध पर एक नया वंश की शुरुआत होती है, जिसे नाम पड़ता है मौर्य वंश। तो आज हम लोग इस क्लास में इतना ही तक देखेंगे, मौर्य वंश अगले क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।